हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में स्वर और व्यंजन के विषय में बताया है कि वर्ण कैसे बने हैं। तो आज हम जानते हैं कि स्वर की मात्राएं क्या होती, मतलब मात्राएं क्या होती हैं। मात्राएं हमारे हिंदी व्याकरण में मात्राओं के लिए, स्वरों के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित कर दिए गए हैं, उन्हीं को हम मात्राएं कहते हैं। तो ये मात्राएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि अ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। तो इन मात्राओं में जब व्यंजन लगते हैं, तो व्यंजन को जब जोड़ते हैं तो यह कैसे पढ़े जाते हैं। जैसे क में आ की मात्रा लग गई तो का, और छोटी ई की मात्रा लग गई तो की, और बड़ी ई की मात्रा लग गई तो की। उसी प्रकार हम इसको कैसे पढ़ते हैं, जैसे कक्का, किक्की, कुक्कू, किक्कै, कुक्कौ, कंकः। तो यहाँ पर यह मात्राएं हैं। और उसके बाद हमारे पास है ये अनुस्वार की मात्रा। अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार की जो मात्रा होती है उसे हम एक बिंदी के रूप में दर्शाते हैं। और हमारे व्यंजन में 5 वर्ग हैं, और 5 वर्ग में जो किसी भी वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है, जैसे क वर्ग का पंचम अक्षर जो होता है वो अंग होता है, और च वर्ग का पंचम अक्षर जो होता है वो इया होता है। तो इसके मतलब इसी को हम बिंदी के रूप में दर्शाते हैं, और इसका जो स्वर होता है वो नाक से निकलता है। और जैसे कि हम यहाँ पे चंचल लिख के देखते हैं, तो चंचल हम कैसे लिखते हैं, च पे न की बिंदी, च ल, चंचल। यह व्याकरण की दृष्टि से इसका सही रूप है। अगर इसको हम दूसरे तरीके से हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, च आधा य च ल, चंचल। तो यह दोनों जो रूप है वो व्याकरण की दृष्टि से सही हैं। किंतु जब हम च आधा न च ल, चंचल लिखते हैं तो यह व्याकरण की दृष्टि से गलत होता है। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर अनुनासिक की मात्रा। अनुनासिक की जो मात्रा होती है वो चंद्रबिंदु के रूप में हम दर्शाते हैं, और इसका जो स्वर होता है नाक और मुंह से निकलता है। और यहाँ पर एक उदाहरण मैंने दिया है, जैसे कि सांप तो और पूछ। तो यहाँ ये 2 उदाहरण से हम समझ सकते हैं इसका जो स्वर होता है नाक और मुंह से निकलता है। और फिर उसके बाद आती है विसर्ग की मात्रा। विसर्ग की मात्रा जो होती है वह संस्कृत के तत्सम शब्दों में अधिकतर प्रयोग की जाती है, और इसका जो स्वर होता है वो ह के रूप में निकलता है। यह अक्षर के अंतिम में लगाया जाता है, जैसे कि प्रातः, नमः। और उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर र की मात्रा को समझते हैं। र की मात्रा को हम 3 तरह से दर्शाते हैं, जैसे एक हाफ सर्कल उड़ंतुआ र, और रेफ की मात्रा एक नीचे छोटी सी मतलब जो निशान पाई बनाते हैं, और वी के उल्टे वी के आकार में इसको हम दर्शाते हैं। तो अब जैसे कि अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं, हमने लिखा च म पे उड़ंतुआ र, तो इसको हम पढ़ेंगे चर्म। और इसमें जिस भी अक्षर पे ये लगा रहता है इसका उच्चारण रा का होता है, और ये इससे पहले होता है, जैसे चर्म और धर्म। यहाँ पर यह दोनों माँ पे लगे हैं और इनका उच्चारण माँ से पहले हो रहा है, जैसे धर्म और चर्म। और उसी प्रकार अब हम दूसरी रेफ वाली मात्रा देखते हैं, जिसमें वो किसी भी अक्षर के नीचे लगता है, एक छोटे से रेखा के तरह। और मतलब उसको हम पढ़ते कैसे हैं, जिस अक्षर के नीचे लगता है उसके बाद इसका उच्चारण होता है, जैसे प्र और भात, प्रभात। तो यह जिस अक्षर के नीचे लगता है उसके बाद इसका उच्चारण होता है प्रभात। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पास र की मात्रा होती है वी आकार की, वह उल्टे वी की तरह लगती है, वह किसी भी अक्षर के नीचे लगती है, और इसका भी उच्चारण र का होता है। जिस अक्षर के ये नीचे लगती है उसके बाद इसका स्वर र का आता है, जैसे ड्रम, ट्रक। और उसके बाद हमारे पास आ गई ये री की मात्रा, जिसे हम ऋषि की भी मात्रा कहते हैं। और री की मात्रा भी हाफ सर्कल की तरह यह किसी भी अक्षर के नीचे लगती है, और इसका उच्चारण जिस अक्षर के नीचे यह लगा होता है उसके बाद होता है, जैसे मृग, घृत। यहाँ आप देख रहे हैं गृह और मृग। तो यह इसके उदाहरण हैं। और उसके बाद अब हम समझते हैं कि शब्द विच्छेद क्या होते हैं। शब्द विच्छेद वह होते हैं
जिसमें हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग करते हैं उसको हम शब्द विच्छेद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक शब्द है दलदल, तो दलदल जो है यह यहाँ पे एक शब्द है। अगर हम इसके स्वर और व्यंजन को अलग करते हैं तो यह हो जाता है द जमा अ जमा ल जमा अ जमा द जमा अ जमा ल जमा अ, तो दलदल। तो इसको जब हम अलग अलग करते हैं तो यह इस प्रकार लिखा जाएगा, और जब हम एक साथ करते हैं तो यह ऐसा लिखा जाएगा। तो दोस्तों आज का चैप्टर हमारा इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। थैंक यू।